हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा नौ के अध्याय नंबर 6 सरल रेखा और कोण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अध्याय शुरू करने से पहले आपको बेसिक बताना चाहते हैं कि क्या रेखा होते हैं, क्या रेखाखंड होते हैं, क्या किरण होता है, क्या कोण होता है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, कोट पूरक, संपूरक, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतांता कोण। ठीक है, इन कोणों के बारे में आपको हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है, ताकि हमारी जो जितने भी वीडियो हैं आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको हम बताएंगे कि कक्षा 9 के रेखा और कोण अध्याय नंबर 6 यानी हम प्रश्नावली 6 के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही बेसिक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि रेखा क्या होता है। ऐसी सीधी सरल, मतलब सीधी, जो सीधी हो मतलब क्या होता है, लंबी, ऐसे सीधा हो। ऐसी सीधी सरल रेखा जिसके दोनों सिरे निश्चित, ऐसी सीधी सरल रेखा जिसके दोनों सिरे अनिश्चित होते हैं रेखा कहलाते हैं। अब अनिश्चित का मतलब नहीं समझ पाते होंगे कि अनिश्चित क्या होता है। अनिश्चित का मतलब है कि जैसे देखो, हमने एक डायग्राम बनाया है कि एक सीधी बनाया है रेखा और इसका एक सिरा इधर का और एक सिरा इधर का एरो का निशान लगा दिया। ये एरो ये बताता है आप इधर जितना चाहो बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, आप इधर जितना चाहो बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो। यानी दोनों सिरों को जितना चाहो आप आगे तक बढ़ाते जाओ। ये क्या होता है, इसका मतलब इनके दोनों सिरे अनिश्चित होते हैं। दोनों सिरों को जितना चाहो खींच करके ऐसे बढ़ाते चले जाओ। जैसे रबड़ होती है तो रबड़ क्या होता है, रबड़ छोटा सा होता है कि नहीं। अगर उसके दोनों सिरों को पकड़ो और उसको बढ़ाते चले जाओगे तो धीमे धीमे वो रबड़ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो एक प्रकार से कहने का मतलब है कि जिसके दोनों सिरे अनिश्चित होते हैं, उन दोनों सिरों को इधर जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, इधर जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। एरो का निशान क्या कहता है, जैसे हम लोग ने क्या कहते हैं, तीर चलाते हैं, तीर का निशान, एरो जाता साए से आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसका क्या होता है, इनके दोनों सिरे दोनों तरफ जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। बात आ रही समझ में? ठीक है। अच्छा, रेखाखंड क्या कहलाता है? तो रेखा समझ में आ गई, मतलब जिसके दोनों सिरों को बढ़ाया जा सके वो क्या कहलाता है, हमारा रेखा कहलाता है। और रेखाखंड ऐसी सीधी सरल रेखा, सीधी रहेगी सरल रेखा जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं, फिक्स हो। जैसे इसका सिरा निश्चित, इसका सिरा निश्चित, फिक्स है। अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसके सिरे क्या हो गए, निश्चित हो गए, फिक्स है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। मतलब जिसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, काम खत्म। जैसे मार्कर हमारा एक रेखाखंड है। अब इस ससुरे को जितना खींचोगे का खींचेगा, कुछ नहीं खींचेगा। तो मार्कर का एक सिरा ये और एक सिरा ये दोनों फिक्स है। अब इस मार्कर की लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक प्रकार का ये एक सीधी सरल रेखा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक रेखाखंड हुआ। यानी जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किरण। क्या कहते हैं, किरण। ऐसी सीधी सरल रेखा जिसका एक सिरा निश्चित तथा दूसरा अनिश्चित हो किरण कहलाता है। जैसे एक सिरा निश्चित होता है लेकिन ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब इधर जितना चाहो उधर बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो लेकिन इधर नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी सीधी सरल रेखाखंड जिसको ऐसे आकृतियों को क्या बोला जाता है, किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण। जैसे हम लोग टॉर्च लेते हैं, टॉर्च जब हम जलाते हैं तो उसका ये जहां पर हम जलाते हैं, जहां पर फोकस निकलता है वो तो फिक्स होता है लेकिन उसकी प्रकाश क्या होती है, अनिश्चित होती है। हो सकता है 5 वाला ले तो तुम्हारा थोड़ी दूर तक जाए, 10 वाला लो ससुरा और बड़ा आगे बढ़ जाए प्रकाश से, लेकिन ये फिक्स है ना। 50 वाला ले और बड़ी दूरी तक फोकस ले जाए, 100 वाला ले और दूरी फोकस जाते हैं। मतलब उनकी एक सिरा क्या हो रहा है, अनिश्चित होता चला जा रहा है लेकिन दूसरा क्या है,
फिक्स है, मतलब इधर जितना चाहो उतना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन ये सिरा क्या होता है, फिक्स। ऐसी आकृतियों को क्या बोला जाता है, किरण बोला जाता है। कोण हमने बताया है कि कोण क्या होता है, नॉर्मली भाषा में हम आपको बताने की कोशिश किया है कोण। एक्चुअली में दोनों हम परिभाषाएं आपको बताएंगे, लेकिन ये बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। जहां पर रेखा झुके, रुके तथा मुड़े, वहां कोण बनता है। जैसे ये रेखा हम जा रहे थे, अचानक हमको कुछ याद आया, ये देखो ये रेखा जा रहे थे, अचानक हमें याद आया, हम रुक गए, फिर हम फिर चल दिए, तो जहां रुके वहीं पर कोण बन गया, तो यहां पे 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। या कह लो हम जा रहे थे, अचानक हमें कुछ याद आया, हम मुड़ गए तो यहां पे देखो कोण बन गया। हम जा रहे थे, अचानक हमें याद आया, हम इधर टर्न हो गए तो यहां कोण बन गया। हम जा रहे थे, अचानक हमें याद आया, इधर मुड़ गए तो यहां कोण बन गया। कहने का मतलब हम क्या कहे, हमने क्या बताया, जहां पर रेखा झुके, क्या हो, झुके, देखो जा रहे थे झुक गए, कोण बन गया। रुक गए थे, कोण बन गया, तथा मुड़ गया, कोण बन गया। तो वहां पर क्या वहां पे क्या बनते हैं, कोण का निर्धारण हो जाता है। और एक सीधी सरल रेखा में हम ये भी कह सकते हैं, जब दो रेखाएं, क्या, जब दो रेखाएं, अब कोण की एक्चुअल में परिभाषा सुनिए, कहते हैं जैसे एक रेखा ये क्या है, एक रेखा जिसका प्रारंभिक बिंदु, पहली रेखा का प्रारंभिक बिंदु तथा दूसरी रेखा का प्रारंभिक बिंदु जहां पर मिलती है, वहीं पर हमारे पास क्या बन जाता है, कोण का निर्धारण हो जाता है। अब ये कह सकते हो, यानी कह सकते हो जहां पर पहली रेखा का ये क्या प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि जब कोई रेखा हम खींचते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जब किसी, ये जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा ये खींचा और दूसरी रेखा यहाँ से फिर यहाँ से जोड़ करके इसको खींच दिया, तो जहाँ पर दोनों रेखाओं के प्रारंभिक बिंदु मिलते हैं, क्या प्रारंभिक बिंदु मिलते हैं, वहीं पर क्या बन जाता है, जो कोण बन जाता है, वहीं पे क्या बन जाता है, कोण। तो दोनों परिभाषाएं आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, अच्छा बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं, ये आप फिगर ये बना सकते हो कि ये हमारा क्या है, एक कोण है, क्या है। अब उसके बाद हम आते हैं समकोण। समकोण क्या होता है, जहां पर दो रेखाएं, क्या, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं और उन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है, समकोण कहलाता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं और दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये कैसा कोण है, समकोण होता है। बात है समझ में, या कह लो सीधी सरल भाषा में वह कोण जो 90 अंश का होता है, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। सीधी सरल रेखा में क्या कहेंगे, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक, क्या होता है, 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण। जैसे हमने आपसे कह दिया कि ये कोई कोण आपके पास ये दे दिया हमने, देखो ये नाम, इसका नाम है बी और इसका नाम रख दिया सी, हो गया। अब बताइए ये क्या है, 0 से अधिक है, 0 से अधिक है तथा 90 अंश से कम है ना, देखो ये 90 ऐसे होता है ना, 90 ऐसे है, देखो इससे कम है, तो ये कैसा कोण बन गया, ये न्यून कोण बन गया। जैसे तुमसे हम कह दें कि 75 डिग्री 75 अंश ये कैसा कोण है, तो आप ये बताओगे कि न्यून कोण है। कैसे जाना, क्योंकि जो 75 है वो 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो ऐसे कोणों को क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। जैसे हम आपसे कह दें 55 अंश, क्या कह दें 55, तो 55 अंश क्या होता है कि 0 से अधिक है तथा 90 से कम है, तो ये 55 अंश कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। कैसा कोण है, अगर यही कह दे कि वह 90 अंश के भी 90 अंश का हो, जो 90 अंश का होता है वो क्या होता है, वो समकोण होता है, उसे क्या बोलते हैं, समकोण। जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं, और जो 55 65 75 85 कुछ भी हो, तो जो 90 से कम हो, 0 से अधिक हो तथा 90 से कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यून कोण बोलते हैं।
चलिए ये भी बात हो गई। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। अब अधिक 90 अंश से अधिक, जैसे 90 अंश से अधिक का मतलब जैसे 100 अंश, क्या है? 100 अंश, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 90, 190 ज़्यादा हो जाएगा ना, 180 भी नहीं होगा, क्योंकि 180 जो होगा वो ऋजु कोण के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम के कोणों का जो नाम होता है वो क्या होता है? हमारे पास अधिक कोण होता है। क्या होता है? जैसे हम आपसे कह दें कि चलिए बताइए 120 अंश ये कैसा कोण है, तो आप बताओगे अधिक कोण। तो हमने पूछा क्यों, तो आप कहोगे सर ये जो कोण है ना 120 वो 90 से ज़्यादा है और 180 मतलब 90 और 180 के बीच में है, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। फिर आता है सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण, तो सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं? ठीक है, तो सरल या ऋजु कोण क्या होता है कि वह कोण जो 180 अंश का होता है, जो 180 अंश का होता है उसे क्या बोलते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जो 180 करेक्ट 180 अंश का होता है, जैसे अभी आपने देखा जो करेक्ट 90 अंश का होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समकोण। और जो करेक्ट 180 अंश का होता है, जैसे ये गया रुके और रुकने के बाद फिर सीधा निकल गया, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे कोणों को क्या बोला जाता है? ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण या सरल कोण के नाम से जाना जाता है। बात आ रही समझ में? सभी बच्चों को एक बार पूरा समझ में आया? ठीक है, अब इसी तरह के हम और परिभाषाएं लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे तो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बृहद कोण के बारे में। तो अब हम चलते हैं बृहद कोण पर। तो बृहद कोण क्या होता है कि वह कोण जो 180 से अधिक, 180 से अधिक तथा 360 से कम हो, बृहद कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? बृहद कोण कहलाता है। मतलब क्या है कि जैसे 180 से अधिक 360 से कम, जैसे हमने कह दिया 270, तो 270 क्या है? 180 से ज़्यादा है और साथ में 360 से कम है, तो ऐसे कोणों का क्या नाम होता है? बृहद कोण होता है। क्या क्या होता है? बृहद कोण। जैसे हमने कह दिया 210, तो 210 कैसा कोण है? बृहद कोण है। बोल सकते हो 210 कैसा कोण है? बृहद कोण। क्यों बृहद कोण है? क्योंकि ये जो 210 है वो 180 से अधिक है और तथा 360 से कम है, तो ऐसे कोणों को क्या बोला जाता है? बृहद कोण बोला जाता है। बात आ रही समझ में? तो ये बृहद कोण समझ में आ गया। अब कोटि पूरक कोण क्या होता है? ठीक है, तो कोटि पूरक कोण समझिए हमारे बात। इधर देखिए सभी बच्चे, कोटि पूरक, जब दो कोणों को जोड़ा जाए और दोनों कोणों का जो योग है वो 90 अंश आ जाए। क्या आ जाए? तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे हमारे पास एक 60 अंश का कोण है और एक 30 अंश का कोण है। ठीक है, एक 60 अंश का कोण है, एक 30 अंश का कोण है। 60 और 30 को जोड़ो, 90 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। जैसे हम आपसे कहें कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होता है? 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होता है? तो आप कहोगे 60 अंश। क्यों? क्योंकि 30 में कौन सा ऐसा कोण जोड़ दिया जाए कि उसका 90 हो जाए? 60। अगर हम कहें 60 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो कहोगे 30 अंश, क्योंकि 60 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए? 30। क्योंकि दो कोणों का योग, दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, उन दोनों को जोड़ने पर उनका जो योग आए वो कितना आना चाहिए? 90 आए। तो हमारे पास क्या हो जाए? तो इन दोनों कोणों का योग हो जाए 90 अंश। जैसे हम आपसे पूछे कि 75 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 75 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 15 अंश। 75 में ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसा कौन सा दूसरा कोण जोड़ दें कि 90 हो जाए? कोटि पूरक कहा है हमने। कोटि पूरक का होता है दो कोणों को जोड़ा जाए। हमने एक कोण बता दिया, एक कोण 75 बताया, तो दूसरा कोण क्या होगा? 15, क्योंकि 75 में ऐसा कौन सा कोण जोड़ दिया जाए कि 90 हो जाए? कोटि पूरक पूछ रहे हैं, तो 75 में अगर 15 को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? या कहते हैं कि 25 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 25 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 65। कितना होगा? 65। क्योंकि 25 में अगर हम 65 को जोड़ेंगे तब आएगा ना, कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हमारी जो ये वीडियो है आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। संपूरक अब आ जाएगा हमारे पास। कोट पूरक कोट समझ में आ गया होगा। यदि दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, दोनों कोणों का योगफल क्या आ जाए, 90 अंश आ जाए, तो वे एक दूसरे का मतलब समझते हो। जैसे 60 अंश का कोट पूरक कोण क्या होता है, 30 अंश, और 30 अंश का कोट पूरक कोण क्या होता है, 60 अंश। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोट पूरक कोण कहलाते हैं। बात आ रही समझ में। जैसे 25 अंश का कोट पूरक कोण क्या होता है, 65 अंश। अब 65 अंश का कोट पूरक कोण क्या कहलाता है, 25 अंश। समझ नहीं आ रहा का है, तो फिर इतने लेजी क्यों बैठी हो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 60 अंश का कोट पूरक कोण क्या होता है, 30 अंश, और 30 अंश का कोट पूरक कोण क्या होता है, 60 अंश। 25 अंश का कोट पूरक कोण क्या कहलाता है, 65 अंश, और 65 अंश का कोट पूरक कोण, तभी तो कहा है एक दूसरे का। 65 का कोट पूरक 25, 25 का कोट पूरक कोण 65, एक दूसरे का कहलाता है। बताइए जाए इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो उसे एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, कोट पूरक। अब आता है संपूरक कोण। इसी तरह संपूरक आ जाएगा। तो संपूरक क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ा जाए, उन दोनों कोणों का योग पर क्या आ जाए, 180 अंश आ जाए। क्या लिखा है, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों को जोड़ा जाए, जैसे हमने 110 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अगर हम तुमसे पूछे 110 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 70 होगा, क्योंकि 110 में अगर 70 जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश आएगा, तभी तो संपूरक बनेंगे दोनों। और 70 अंश का संपूरक क्या होगा, 110 अंश को। नहीं आया समझ में। तो जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए 45 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, क्यों नहीं होगा, 135 नहीं होगा, 135 नहीं होगा, 135 हो जाएगा। अरे 45 से एक कोण मिल गया, दूसरा कोण चाहिए कि ताकि दोनों कोणों का योग क्या आ जाए, 180 अंश। तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के। जैसे हमने 45 कर दिया तो आप फटाक से 180 में 45 को घटा दीजिए, 135 आ गया, क्योंकि दो कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180। तब दोनों कोण क्या होते हैं, तो 45 अंश का संपूरक कोण क्या, 135, 135 अंश का संपूरक। बात आ रही समझ में। ठीक है, तो जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए कि 65 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 65 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, 115 अंश होगा। कितना होगा, 115 अंश होगा। तुमको जोड़ना घटाना नहीं आता है का आए? तो यहां पे आपको समझना है कि जो 65 अंश है, इधर 65 अंश का जो संपूरक है वो क्या होगा, 115। अगर आप ऐसे कर लिया करो ना, 180 में यही 65 को घटा दिया करो। अगर हम संपूरक बोले तो 180 में घटाओ, अगर हम कोटि पूरक बोले तो 90 में 65 को घटा देते। नहीं आया समझ में। ठीक है, तो 180 में 65 को घटाओगे कितना आएगा, 115। तो 65 अंश का कोटि पूरक कोण क्या कहलाएगा, 115 अंश। सॉरी, वो 65 अंश का संपूरक कोण क्या कहलाएगा, 115 अंश। बात आ रही समझ में। यानी संपूरक कोण की परिभाषा क्या आई, जब दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, दोनों कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। और जब दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए, उन दोनों का योग 90 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाता है। अब देखो संपूरक और संपूर्ण में बड़ा अंतर है। लड़के क्या करते हैं, संपूरक ही संपूर्ण बता देते हैं, गलत है। संपूरक और संपूर्ण अलग होता है। तो संपूरक आपको पता चल ही चुका होगा कि जब दो कोणों को आपस में जोड़ा जाए और दोनों कोणों का योगफल कितना आए, 180 अंश आ जाए, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। और संपूर्ण कोण क्या होता है, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, पूरा संपूर्ण 360, एक चक्का पूरा घुमा लिया। जैसे घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट घंटे की सुई, घड़ी की सेकंड की सुई क्या कर रही है, एक पूरा चक्कर घूम जाती है, तो इसका मतलब वो संपूर्ण घूम गया, पूरा एक चक्कर घूम गया। तो एक चक्कर में घड़ी की मिनट की सुई, सेकंड की सुई, घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का। तो इसे बोला जाता है संपूर्ण कोण। यानी वह कोण जो 360 अंश का होता है, 360 अंश का हो,
वह संपूर्ण कोण कहलाता है। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक, आगे आगे आ जाओ। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, जैसे एक रेखा ये और एक ये रेखा, और दोनों देखो, ये पहली रेखा, इसका नाम है ए बी और इसका नाम क्या है ना, सी डी। क्या हो गया? सी डी। ये ए बी रेखा है और ये कौन सी रेखा है? सी डी रेखा है। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, देखो क्या लिखा है, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु, ये देखो प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने, जैसे इसके आमने इसके सामने ये बना, तो ये दोनों कोणे क्या हो गए? शीर्षाभिमुख हो गए। जितने अंश का ये होगा उतने ही अंश का ये भी होगा। और इसके सामने ये बना, तो ये दोनों भी क्या हो गई? शीर्षाभिमुख हो गई। नहीं समझ में आया? यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन समझ में, जब दो रेखाएं, पहली रेखा और ये कौन सी रेखा? दूसरी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेदित करती है ना, यहाँ पे काटी है ना दोनों ने, तो इसे बोला जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। जहां पर काटते हैं वो बिंदु के, वो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने, देखा, ये वाला कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। आई बात समझ में? यानी परिभाषा, डिफिनीशन याद आई? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तैयार हो गई? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए समांतर रेखाएं। अब आती है क्या? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। समांतर रेखाओं के बारे में देखो, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को बढ़ाने पर वे रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक रेखा, ये क्या नाम है? ए बी, ये रेखा है ना, रेखा देखो, अभी रेखा की डिफिनीशन बताई। ये सीडी रेखा है, ये ईएफ रेखा है। हो गया? कौन सी रेखा है? ईएफ। अब देखो, जरा देखो, इन दोनों रेखाओं को जहां तक सीधी सरल रेखा में ऐसे बढ़ाते जाओ और ये दोनों आपस में कभी ना मिले, तो समझ लेना वो दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। समझ रहे हो ना? तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि दोनों, जैसे ये दोनों रेखाएं कैसे हैं? समांतर। ये वाली रेखा समांतर है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। डिफिनीशन क्या हुई? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को आगे की ओर बढ़ाने पर वे रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, तो वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है, ये हो गई। अब आ जाती है संपाती रेखाएं। ये संपाती रेखाएं क्या होती हैं? देखो, ये बहुत है रेयर केस में, बहुत बच्चों को आता होगा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को ऊपर स्थित हो, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? संपाती रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये एक कौन सी रेखा है? ए बी रेखा है। कौन सी रेखा है? और इसी के ऊपर एक थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हमने, और इसी के ऊपर हमने एक रेखा कर दिया सी डी। क्या रख दिया? सी डी। अब बताइए, जो ए बी रेखा है और जो सी डी रेखा है, दोनों क्या है? समपाती हैं। क्योंकि यही ए बी रेखा के ऊपर ही हमारी कौन सी रेखा रखी गई? या कह लो सी डी रेखा के ऊपर कौन सी रेखा गई? कहने का मतलब है, जैसे कद्दू जाए, छुरी कद्दू के ऊपर गिरे और चाहे कद्दू छुरी के ऊपर गिरे, तो कटना किसको है? मतलब चाहे ए बी रेखा सी डी के ऊपर हो, चाहे सी डी रेखा ए बी के ऊपर हो, तो वे रेखाएं कहलाएंगी क्या? संपाती रेखाएं कहलाती हैं। बात सभी को समझ में आया? अब इसके बाद कहने का मतलब, अब हम क्या करेंगे और बताएंगे आपको एकांता अंता कोण के बारे में, अंता कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एकांता अंता कोण,
संगत कोण, इसको बहुत मतलब बारीकी से समझना, क्योंकि इनकी डिफिनीशन आपको चित्र से ज़्यादा मिलेगा, चित्र से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, शांत रहे, इधर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, जब देखिए जब दो समांतर रेखाएं दिखा रही है, ये जो दो समांतर रेखाएं हैं ना, अभी क्या बताया आप लोगों को, समांतर रेखाओं की परिभाषा बताई हमने। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मतलब कोई रेखा दोनों को काटे, तिर्यक रेखा क्या कहलाती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो इस रेखा का जो नाम होता है वो तिर्यक रेखा होता है। कौन सी, जैसे ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और इन दोनों समांतर रेखाओं को कौन काट रहा है, रेखा काट रही है, अभी रेखा काट रही है, और ये इस रेखा का क्या नाम हुआ, तिर्यक रेखा। क्या नाम है, तिर्यक रेखा। तो ये भी हमारी पास तिर्यक रेखा होगी, ये दो समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही है, तो इस रेखा का क्या नाम है, तिर्यक रेखा। सबके समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, बहुत खूब है। अब हम चलते हैं, इसका नाम रखते हैं, इस रेखा का नाम रखते हैं ए, और ये क्या है, सपोज दैट यहाँ पे हमने ए रख दिया, क्या रखा, ए, और यहाँ पे हमने रख दिया बी। ठीक है, इसकी इस रेखा का नाम रख दिया एम, और इस रेखा का नाम रख दिया एन। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया, यहाँ पे डी रख दिया, और यहाँ पे हमने ई रख दिया, और यहाँ पे हमने यफ रख दिया। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं, सारे कोणों के नाम लिखेंगे। हमने बताया था जहाँ कोण क्या होता है, जहाँ झुके, जहाँ मुड़े, जहाँ कटे, वहीं पर कोण का निर्धारण हो जाता है। तो चलिए देखिए, ये हमारा कोण नंबर 1 है, ये क्या है, ये कोण नंबर 2, ऐसे 2 लिख लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 3, इनका क्या नाम रखते हैं, 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, ऐसे नाम लिख लो, इसका नाम 7, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है, इनके नाम लिख दिए। ये कोण है, ये दिखा पड़ा है ऐसे, इतना हमारी जो कोण है वो 1 है, उसका नंबर है 1। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, जैसे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इससे काट दिया, तो इसके अंदर बहुत सारे कोणों का जन्म हो गया, बहुत सारे कोणों का जन्म हो गया। अब कौन कौन से कोणों का जन्म हुआ, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास कोण का जन्म हुआ शीर्षाभिमुख कोण। आपको बताएंगे क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और कौन से कोण का जन्म हुआ, ठीक है, और कौन से कोण का जन्म होगा भैया बताइए। और हमको संगत कोण का जन्म हो जाएगा, किसका, संगत कोण का जन्म हुआ, इनका भी जन्म हो गया। वाह भाई वाह, बहुत खूब, इसका भी, ये भी प्रकट हो गए, ये भी प्रकट हो गए। और किसका जन्म हुआ, एकांता, एकांता अंतः कोण का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, एकांतः अंतः कोण का जन्म हुआ, या कह सकते हो खाली इतना करिए, एकांतर कोण का जन्म हुआ। क्या कहोगे, एकांतर। ठीक है, इनका जन्म हो गया। और किसका जन्म हुआ, अंतः कोण का जन्म हो गया। ओहो, अंतः कोण का जन्म हो गया, इनका भी जन्म हो गया। ठीक है, ये सभी कोणों का जन्म हुआ। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख हैं, कौन कौन से कोण हमारे पास, कौन से संगत कोण, कौन एकांता कोण, कौन से अंतः कोण है, तो इनके बारे में बताएंगे। जैसे जैसे अभी हमने क्या बताया आप लोगों को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं। जैसे आप जरा ए बी रेखा और एम एन रेखा को, खाली ए बी रेखा इसको भूल जाइए, इसको क्या करिए, इसको आप भूल जाइए, बिल्कुल पूरा भूल जाइए। ठीक है, जरा देखिए हमारे पास ये क्या है, इसको भूल जाइए आप, इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको आप भूल जाइए, ये भूल जाइए, दिखा पड़ा, हम इसको भूल गए। अब देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं,
तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा, और ये वाला और ये वाला क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर हम इसको भूल जाएं तो ये 5 और 7 क्या होगा, ये दोनों कोणें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। 6 और 8 क्या होंगी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, और ये सभी कोणें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बात आ रही समझ में, नहीं समझ में आई तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में लिखेंगे। तो बताइए जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हम शॉर्टकट में लिख दें, कोण 1 बराबर कोण किसके, कोण 1 बराबर कोण किसके, 3 के। हो गया। किस नियम के आधार पर, शीर्षाभिमुख कोण है, देखो हमने लिखा है, आई बात समझ में। और फिर आज कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। मतलब जितने डिग्री का कोण 2 होगा उतने ही डिग्री का 4 नंबर कोण होगा। आई बात समझ में। अच्छा, और कोण 5 और कोण 7, तो कोण 5 जो होगा वो बराबर कोण किसके होगा, 7 के हो जाएगा, और कोण 6 बराबर कोण किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। आई बात समझ में। ये सभी कोणें क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी हम सवाल के माध्यम से आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। बात आ रही समझ में, ठीक है। संगत कोण, अब हम चलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या होता है, चलिए संगत कोण हम देखते हैं। जैसे कोण 1, देखो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो यह वाला कोण देखो, ये दो तिर्यक रेखा हुई, तो यह कोण 1 नंबर और कोण 5 नंबर क्या होगा, संगत कोण होगा। मतलब जितना कोण 1 होगा, मतलब एक है साइड में, एक संगत मतलब एक ही साइड में 1 और 5 दिखाई पड़ रहा है। यानी जब ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काटी तो यहाँ पे, या समांतर रेखा तो ये आगे बढ़ी यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण, और दोनों कोणें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये याद रखना, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण किसके, 5 के, किस नियम के आधार पर, और फिर उसके बाद और बराबर है कोण 4 बराबर कोण 8 के। कोण जो जितने डिग्री का कोण 4 होगा उतने ही डिग्री का 8 नंबर होगा। किस नियम के आधार पर, संगत कोण के नियम का। इसी तरह कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 6 के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किस नियम के आधार पर, संगत कोण के नियम के आधार। कोण 3 और कोण 7, जितने डिग्री का कोण 3 होगा उतने ही डिग्री का कोण 7 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कोणें बराबर हो गई संगत कोण के नियम के आधार पर। आ रही समझ में सभी बच्चों, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तब आपको इसी तरह के हम बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए, बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एकांता अंता कोण, यानी कह सकते हो एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, देखिए जैसे कोण 3 और कोण 5 जब देखो ये दिखा पड़ रहा है, जैसे ये और ये रेखा हमने काटा तो ये वाला कोण दिखा पड़ रहा है, और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम के आधार पर, एकांता अंता कोण के नियम। ये कौन सा नंबर कोण है, 3, और ये कौन सा, 5। जो ये कोण 3 जो है वो बराबर किसके है, कोण 5 के। और कौन बराबर है, कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 बराबर कोण किसके हो जाएगा, 6 के। क्लियर। और कौन बराबर है, ठीक है, नहीं 2 बराबर नहीं, बस यही होगा, ठीक है। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, एकांता कोण हो गया। अब आती है अंता कोण के बारे में। क्या होता है अंता कोण। अंता कोण क्या होता है, जैसे ये 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाओं के बीच में ये जो कोण 5 और कोण 6 बने हैं, सॉरी कोण 4 और कोण 5 बने हैं, इन दोनों को कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। कितने अंश होना चाहिए, कोण, यानी अंता कोण का मतलब है कि जो कोण 5 और प्लस का कोण 4 है, इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ने पर इनका योग कितना आएगा, 180। ठीक है। और कौन से कोण, जैसे कोण 3 और कोण 6 को आपस में जोड़ा जाए तो कोण 6 प्लस का कोण 3 बराबर कितना आना चाहिए, ये इसी को बोला जाता है
अंतःकोण। बात आई समझ में। अब आता है रैखिक युग्म कोण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो रैखिक युग्म कोण क्या होता है? ठीक है, रैखिक युग्म कोण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप जरा देखिए, एक रैखिक, ये रैखिक मतलब क्या है? एक सीधी सरल रेखा है और कोण 2 और कोण 1 दिखा पड़ रहा है। तो एक ही रेखा, जैसे कोई रेखा है, आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। और यहाँ से एक से बीच ये लाइन ऐसे निकल जाए तो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने अंश का कोण बना रही है। तो जितने ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में जोड़ा जाए तो क्या होगा? तो इसको क्या कहोगे? कोण 1 प्लस का कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। बात आ रही समझ में। और कोण 3 और इधर कोण 3 और कोण 4, ये भी नीचे नहीं बन सकता है क्या? नीचे भी तो 180 का बन रहा है, तभी तो पूरा ऐसे घूम के जाएगा 360 होगा। नीचे भी, यानी कोण 3 प्लस का कोण 4, ये भी कितना होगा? कोण 5 और कोण 5 प्लस का कोण 6, ये कितना होगा? ये भी 180 अंश का होगा। कोण 7 प्लस का कोण 8, ये कितने होगा? कोण 7 प्लस का कोण 8 बराबर 180 अंश का हो जाएगा। बात आ रही समझ में। उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। कोणों के बारे में हम पूरी डिटेल में आपको समझाया है और एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको ले गए और वहाँ पे समझाया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्लीज़ हमारे चैनल को आगे तक बढ़ाने की कोशिश करें, लोगों तक बताइए। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद।